कल किसानों की सरकार के साथ एक बार फिर बैठक होनी है। इससे पहले किसान आंदोलन में घूस और फूट की खबरें आ रही हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह पर हरियाणा सरकार को गिराने के लिए 10 करोड़ की डील करने का आरोप लगा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर आरोप है कि किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस पार्टी से टिकट पाने के लिए वो पार्टी के नेताओं से मुलाकात करते थे। इस बीच गुरनाम सिंह चढ़ूनी वर्सेस शिव कुमार कक्का के बीच के आरोप प्रत्यारोप आंदोलन में फूट की तस्दीक कर रहे हैं। अखबार की ये कतरन किसान आंदोलन के आज के स्याह सच की पूरी कहानी है। तो क्या किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है? ये सवाल उठे हैं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर बड़े एक्शन के बाद। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर संगीन आरोप लगे हैं। हरियाणा सरकार को गिराने के लिए 10 करोड़ की डील का, कांग्रेस नेताओं से मिलने का, आंदोलन में उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने का और किसान आंदोलन के साथ सौदा करने का। इन आरोपों पर संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत में बड़ा फैसला हुआ। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड कर दिया गया है। चढ़ूनी पर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिलने के चलते अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की 7 सदस्यीय कमेटी से भी चढ़ूनी बाहर कर दिए गए हैं। कल सरकार के साथ होने वाली बैठक में भी चढ़ूनी नहीं होंगे। चढ़ूनी के सस्पेंड किए जाने के बाद अब किसानों के बीच कलह खुलकर सामने आ रही है। कलह की पूरी डिटेल आपको दें उससे पहले हरियाणा सरकार को गिराने के लिए 10 करोड़ की डील वाले आरोप पर चढ़ूनी ने क्या कहा, सुन लीजिए। ये आरोप जो है ये शिव कुमार कक्का ने लगाया है जी, संयुक्त मोर्चे ने नहीं लगाया जी। ये शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश का प्रधान है और आरएसएस का एजेंट है जी। आरएसएस के एजेंट ने किसान संगठन बना के हमारे बीच में रला है और इसको तोड़ने के लिए वो प्रयास कर रहा है। उसके अगर देखो इस संगठन में 100 आदमी नहीं मिलेंगे जी, 100 आदमी भी इस संगठन में उसके नहीं मिलेंगे। और आरएसएस की ये चाल है, वो आरएसएस का दलाल है और उसने जानबूझ के ऐसे बयान दिए हैं और मैं उस अखबार को भी नोटिस दूंगा और उस कक्का को भी नोटिस दूंगा। चढ़ूनी जिस वक्त सस्पेंड किए गए उस मीटिंग की अध्यक्षता किसान नेता शिव कुमार कक्का कर रहे थे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने उनके ऊपर लगे आरोपों की सारी जिम्मेदारी कक्का पर डाल दी, लेकिन कक्का कुछ और कह रहे हैं। बैठक में 10 करोड़ लेने की कोई बात नहीं आई हमारे सामने और न हमने कहीं कहा। एक अखबार ने गलत छापा है, उसका मैंने वीडियो जारी कर दिया है। एक खट्टर सरकार को गिराने की बात भी नहीं आई, केवल ये आई कि उनकी जीत वाली कोई बैठक बड़ा कार्यक्रम था उसमें अवरोध कर रहे थे। कुछ धरना वालों ने उनका कहा, शिकायतें उनकी बहुत आ रही थी कई दिनों से, वो सभी शिकायतों को हम लोग ओवरलुक कर रहे थे। परंतु कल ज्यादा दबाव था, लगभग सभी कह रहे थे कि अभी इनका टर्मिनेशन किया जाए क्योंकि ये वहाँ पर बैठक ले रहे थे, वहाँ से लाइव चल रहा था तो लोग इस बैठक में वो लाइव को देख रहे थे कि ये बैठे हुए, इनके बगल में कांग्रेस के नेता लोग बैठे हुए हैं। तो ये विषय हुआ तो उस पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद ये निर्णय हुआ कि भाई एक काम करते हैं, इनको सस्पेंड कर देते हैं, टर्मिनेट नहीं करते। मैंने खुद ही कहा और एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी निर्णय दे देगी, वो हम लोग करेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आरोपों में तथ्यों की जांच किसान संयुक्त मोर्चा की 3 मेंबर की कमेटी कर रही है, लेकिन खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी मानते हैं कि कांग्रेस नेताओं से उनकी मुलाकातें होती हैं तो इसमें हर्ज क्या है। ये बकवास कोई कर दे उसके कोई मायने नहीं है। इस आंदोलन में सारे राजनेता आए जी, शैलजा भी आई जी और रणदीप भी आया और अभय भी आया। किसी को स्टेज पे नहीं जाने दिया। हमने यहाँ उनको साफ मना कर दिया कि आप स्टेज पे नहीं जा सकते, यहाँ बैठो, चाय पियो, पानी पियो, वो नैतिक धर्म है हमारा जी। कोई भी आएगा उसको चाय पानी पिलाएंगे, उसका धन्यवाद भी करेंगे, कोई भी आए। लेकिन उससे टिकट मांगी या कुछ और हुआ, वो कोई एक सबूत दे दे, या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा संगठन से या वो इस्तीफा दे दे संगठन से। गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर आरोप खुद संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में लगे, यानी आंदोलन के भीतर से चढ़ूनी को सजा देने की आवाजें उठी। निलंबित होने के बाद चढ़ूनी खुद को बाहर किए जाने के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ समाज सेवी लोगों ने मिलके एक कमेटी बनाई
और ये प्लान किया कि राजनेताओं से हम कहें कि वो एक जन संसद बुलाएं, सारी राजनीतिक पार्टियां, और जन संसद बुला के अपनी बात देश के आगे रखें। बीजेपी ने तो रख दी कि ये कानून अच्छे हैं, भी जो विपक्ष है वो भी अपनी बात रखे कि आप उनके पक्ष में हो या विपक्ष में हो। और उसमें मैं भी एक मेंबर ले लिया। अब मैं भी एक मेंबर ले लिया तो उसमें मेरे को ये नहीं समझ आई कि आंदोलन के विरुद्ध क्या हो गया। उसमें तो कई लोग, समाज सेवी लोग हैं, कई गणमान्य लोग शामिल हैं उसमें। इतना सब कुछ हो गया, किसान आंदोलन में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के तीर चल रहे हैं, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं उन्हें जवाब देना है। ये संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया ही नहीं। हमें तो अभी तक पता नहीं, हमें तो किसी ने बताया नहीं कौन सी कमेटी से निकाल दिया है, किसने निकाल दिया है। ना तो मेरे पास कोई सूचना आई, ना मेरे पास कोई टेलीफोन आया, ना मेरे पास कोई पत्र आया है। हमें तो अभी तक उसके बारे में कोई पता नहीं, आएगा तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भले ही कक्का पर वार कर रहे हों, लेकिन कक्का कह रहे हैं कि चढ़ूनी सफेद झूठ बोल रहे हैं। वो सही नहीं बोल रहे हैं। एक दिन पहले बैठक में सभी सीनियर नेताओं ने बैठक के अंदर उनको समझाया, यहाँ तक भी कहा कि हम आपके सीनियर हैं, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी वो नहीं माने और चले गए, इसलिए एक्शन लिया गया। वो कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा आपके दबाव में काम कर रहा है, एक विचारधारा का जिक्र वो कर रहे हैं। देखिए, संयुक्त मोर्चा किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। हम में ऐसी कौन सी ताकत है कि हमारे विचारधारा में काम करेगा। हम तो पंजाब के साथी ज़्यादा संख्या में हैं। सब जानते हैं कि पंजाब के साथियों के साथ हम लोग खड़े हैं, इसलिए मध्य प्रदेश का वैसा रोल नहीं है। और वो ये आरोप लगाना उनका स्वाभाविक है। अब चूंकि क्रिया हुई है तो प्रतिक्रिया तो देंगे। 10 जनवरी को हरियाणा के करनाल से हंगामे की तस्वीरें आई थी, वो आपके ज़हन में ताज़ा होंगी। करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आंदोलनकारी किसानों ने रैली नहीं करने दी थी, मंच तोड़ दिया गया था। उसकी जिम्मेदारी तब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कैमरे के सामने ली थी। कैमला गांव की जो घटना हुई है, जहां आज खट्टर साहब को रैली नहीं करने दी, उन्होंने कहा है कि गुरनाम सिंह ने करवाया। हाँ, बिल्कुल हमने करवाया है, क्योंकि ये जो किसान पंचायत के नाम से वो कैमला गांव में कर रहे थे, ये हमारे आंदोलन का पैरेलल प्रोग्राम था। बीजेपी ने कहा है हम 700 रैलियां करेंगे और इस आंदोलन को तोड़ेंगे, लेकिन हमने भी ये कहा है कि बीजेपी जहां ऐसी रैलियां करेगी हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये देश को बचाने का आंदोलन, और बीजेपी इस आंदोलन को बेचने पे लगी हुई है। दूसरी बात, जो अगला प्रोग्राम है वो अगला प्रोग्राम 26 तारीख का है, और उसके पहले अगर कहीं खट्टर साहब रैली रखते हैं तो उसका विरोध किया जाएगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान आंदोलन की आड़ में हरियाणा सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इस आरोप की सत्यता की जांच संयुक्त किसान मोर्चा भी कर रही है। इसके पहले मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनके खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होंगी। ये जो काली करतूतें हैं, ये जो लोग करने में लगे हैं, कुल मिलाकर के उनको किसी प्रकार की कामयाबी नहीं मिलने वाली है, ऐसा मैं विश्वास से कह सकता हूँ। हमारी सरकार पूरी 5 साल का अपना टर्म पूरा करेगी, और ये जो उच्छेद खंडे ये अंदर अंदर पहले भी कुछ न कुछ करते रहे हैं, लेकिन कभी आज तक कामयाब ना हुए हैं, ना आगे होंगे। करनाल में किसानों को भी भड़काया सर, हिंसा के लिए उनको भड़काया। मैंने बताया कि ये जिस प्रकार की हरकतें मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऐसी हरकतें इनकी कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपना बहुत धैर्य से, बहुत संयम रख करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करते हुए हम हर स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, और हम किसी भी कदम के ऊपर ऐसा नहीं कि अपना कोई हम लूज करेंगे अपना टेम्पर। हमें भी पता है कि समाज के अंदर सब चीज़ों को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए विशेष योजना हम बनाते भी हैं, और हम इनका मुकाबला उसी तरीके से करेंगे। वो चोरी छुपे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलते रहे, अब उनको मैंने बताया कभी कामयाब नहीं होंगे, वो एक्सपोज हो जाएंगे, जनता में भी एक्सपोज होंगे। कांग्रेस भी एक्सपोज हो रही है साथ में। चढ़ूनी कांग्रेस नेताओं से मुलाकातों को सही करार देते हैं, लेकिन क्या इन मुलाकातों में हरियाणा सरकार के गिराने की साजिशें भी रची गई? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने इसका क्या जवाब दिया, सुनिए। मैं तो चढ़ूनी को मिला नहीं, और इस जो आंदोलन का सारा नेतृत्व किसान ही कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रही। हम समर्थन कर रहे हैं। बाकी जो बात कह रहे हैं, कौन किसने मिला है, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए।
सर, आपकी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और ये आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली के कोई सक्रिय नेता ने 10 करोड़ रुपए उनको दिए, और ये आरोप लग रहे हैं कि आपकी पार्टी की जो पीसीसी चीफ है वहाँ के, वो उनके टच में थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला उनके टच में भाई थी। मैंने कहा ना, उनको तो उनसे पूछो आप, मेरा कोई उसने चुड़ूनी से कोई बात नहीं था। और गुरनाम सिंह को तो मेरे मिले हम कई साल हो गए। नहीं, कौन गया कौन नहीं गया इस बात को अखबार में आया, मेरा कोई संबंध नहीं इस बात से, वो उनसे पूछ सकते हो आप जो गए। चढ़ूनी की चिढ़ सिर्फ उनके निलंबित होने से उपजी है या किसान आंदोलन में ये फूट की अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर है? चढ़ूनी अपने ऊपर लगे संगीन आरोपों का जवाब देने की जगह उल्टे शिव कुमार कक्का को आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं। दो किसान नेताओं के बीच का संवाद आपको भी सुनना चाहिए, क्योंकि जो किसान सड़क पर हैं उनके खिलाफ साजिश कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देश के किसान भाइयों को सच जानने का हक है। ये वो कह रहे हैं तो इन्होंने अभी तक क्यों नहीं कहा? कल ही क्यों कह रहे हैं, आज ही क्यों कह रहे हैं? और ये तो सामूहिक निर्णय होता है, अध्यक्ष कोई निर्णय नहीं करता है कमेटी का, सामूहिक निर्णय है। मालवंकर हाल में जब वो विभिन्न दलों के साथ बैठ के अध्यक्षता करते हैं जो इस संयुक्त मोर्चा के नियमों के विपरीत है, तो कार्रवाई तो होगी। जब कार्रवाई होगी तो उन्हें कुछ तो बोलना ही है जो उनकी बुद्धि में आएगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर आरोपों, उसकी सच्चाई पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से हमने सवाल किया। बिल्कुल गलत बात जी, कोई फूट नहीं पड़ी। जिस दिन से हमने एजिटेशन शुरू किया था, सबसे पहले इसके कायदे तौर तरीके बनाए थे। किसी राजनेता पार्टी के साथ हम मंच साझा नहीं करेंगे, उसके साथ बैठक नहीं करेंगे ओपनली, वो नहीं, कुछ नहीं होगा। इसलिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी आपके माध्यम से पता लगा, प्रेस से पता लगा, उन्होंने सियासी लोगों से बैठक की है। तो अनुशासनिक कार्रवाई, कितना बड़ा भी कोई लीडर हो, कितना बड़ा भी काम उसने संघर्ष में किया हो, लेकिन अनुशासन से सब नीचे हैं। हर आदमी पर अनुशासन की कार्रवाई होनी चाहिए। ये गलती की तो उसकी सजा मिलेगी। इसलिए 3 मेंबरी कमेटी हमारी बन गई है, तो उसका देखेंगे। जो उसको सस्पेंड कर दिया, कल को जो सरकार के साथ वार्ता होगी उसमें चटौनी जी नहीं जा सकते, उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये फूट वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रगट सिंह अकेले नहीं हैं। फूट के बीच किसान आंदोलन में टूट की किसी खबर से इनकार करने वाले और भी प्रदर्शनकारी किसान चढ़ूनी के खिलाफ कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं। इसके बारे में तो हम इतना नहीं जानते उसके बारे में, पर जो उसने सुना है, मैंने जो उसने काम किया है वो बहुत गलत किया है। बाकी सारी किसान यूनियन इकट्ठी है, कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी में कोई पहाड़ है, कोई बात नहीं है। सारे इकट्ठे ही रहेंगे। नहीं, ये ऐसे फूट की कोई बात नहीं हैगी। हर जो भी जथेबंदी होती है या जो भी सरकार है या कुछ भी हैगा, उसमें एक संविधान लागू किया जाता है जो सभी पर पूरा होता है। गुरनाम सिंह ने जो राजनीतिक लोगों से मिला था, उसको लेकर उसको सस्पेंड कर दिया गया है। बाहर नहीं निकाला गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसके लिए 3 मेंबरी कमेटी बनाई गई है जो उसकी सब पूछताछ करेगी। जो अपना स्पष्टीकरण देंगे तो उसको वापस लिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। किसान ਜਿਹੜੇ 30 किसान जथेबंदियां सारियां इकट्ठियां ने, वो इकट्ठी रहनगियां। सच क्या है? आंदोलन, किसान नेता चढ़ूनी, कांग्रेस लीडर्स और इन सब के बीच कनेक्शन आखिर क्या है? कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठ बोल रहा? इन सबसे इतर जो साफ दिख रहा है वो ये कि किसान आंदोलन के बीच फूट अब साफ तौर पर दिख रही है। और इस सब के पीछे किसी और की साजिश नहीं, बल्कि चढ़ूनी की कांग्रेस नेताओं से मुलाकातें हैं और उनके खिलाफ एक्शन लेने के बाद किसान आंदोलन की बैठकें हैं जिसमें चढ़ूनी अब शामिल नहीं हैं। जिस कृषि कानून का विवाद हरियाणा की सियासत को हिलाने तक पहुंच गया, उस कृषि कानून को लेकर पिछले 1.5-2 महीने से आप तरह तरह की बातें सुन रहे हैं। कुछ लोग इसके नुकसान तो कुछ इसके फायदे गिना रहे हैं। असलियत क्या है, ये समझने के लिए इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर सिंघू बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर सोनीपत जिले के अटेरना गांव पहुंचे। ये गांव खेती में बेहतरीन काम करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार पा चुके किसान कंवल सिंह चौहान का है। कंवल सिंह चौहान जी की बात आप सुनेंगे तो कृषि कानूनों को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूं हरियाणा के सोनीपत जिले के अटेरना गांव में। अटेरना गांव सिंघू बॉर्डर से महज 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। वही सिंघू बॉर्डर जहां कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनमें से एक कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी।
सवाल ये है कि अटेना गांव के लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर क्या सोचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कंवर सिंह चौहान जी से। सर, इंडिया टीवी पे आपका बहुत स्वागत है जी। तो क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं, बेसिकली किसान हैं, और किसान के साथ साथ में हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं, बेबी कॉर्न की, मशरूम की, टमाटर की और स्वीट कॉर्न की। चारों फसलों का हमने किसानों को मिनिमम गारंटी प्राइस दिया हुआ है। किसान हमें ये सब फसलें बेचते हैं, और यदि बाज़ार में अच्छा रेट मिलते तो किसान स्वतंत्र है, बाज़ार में बेचते हैं, और यदि हम अच्छा रेट देते तो किसान हमें बेचते हैं। कब से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे हैं आप? हम 2009 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे हैं जी। 2009 से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे हैं? जी जी। तो यहाँ तो बताया जा रहा है कि किसानों की ज़मीन पूंजीपति आएंगे, निवेशक आएंगे, वो हड़प लेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई ज़मीन हड़प लेगा। कि खेती करना बहुत फायदे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा है, और कोई भी ज़मीन लेके खुश नहीं है। और यदि किस खेती में इतना फ़ायदा होता तो हो सकता है कि सारी ज़मीन आज किसानों के पास ना होकर बड़ी बड़ी कंपनियों के पास होती। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मौजूदा कानून है उसे कैसे देख रहे हैं आप? जो मौजूदा कानून सरकार जो 3 नए कानून लेकर आई है, मुझे तो लगता है कि किसानों के लिए अच्छे साबित होंगे। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि APMC एक्ट को लेकर बहुत लंबे अरसे से चलता आ रहा था। सारे किसान सेंटर मांग कर रहे हैं कि APMC एक्ट ख़त्म हो और सब कंपनियों को आज़ादी दी जाए कि वो किसान से डायरेक्ट माल खरीद सके, और इससे किसानों को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि यदि किसान डायरेक्ट माल बेचेंगे तो जो मंडी के खर्चे, जो अलग खर्चे होते हैं, उसमें कम से कम आधा तो किसान को मिलेगा ही। और किसान जो है गुड क्वालिटी की उत्पादन, जैसे कि प्राकृतिक उत्पादन या जैविक उत्पादन कह सकते हैं, उसको करने में भी सफल रहेंगे, और इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे फायदेमंद है किसानों के लिए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून कैसे फायदेमंद है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए फायदेमंद है, मान लिया किसी कंपनी को क्वालिटी की कोई चीज़ की ज़रूरत है, मान लिया मुझे ऑर्गेनिक मशरूम चाहिए या बासमती चावल चाहिए, तो मंडी की बजाय किसान कंपनी को सीधा किसान के पास जाना होगा और उनको एक कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा कि ये बीज है, ये उत्पादन करके इस रेट में मैं खरीदूंगा। और तो उससे ज़रूरी है कि किसान को फायदा होगा और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन होगा। जो पूरे दुनिया में आज जहर की खेती हो रही है, आज इससे लोगों का मन बदल गया है। लोग चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का हमें अन्न प्राप्त हो और उसको हम भोजन के रूप में खाए, जहरीला भोजन ना हो। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसमें आएगी या अपने FPO आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से अच्छी फसलों का उत्पादन, स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन कराकर और बाजार में भेजेंगे। ये सिंघू बॉर्डर पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन कानूनों के खिलाफ, उन्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है जो आप लोगों को समझ में आ रही है? ऐसा कैसे, ये दोनों में अंतर क्यों? मुझे लगता है कि जो सिंघू बॉर्डर में किसान बैठे हुए भ्रमित हैं, उनको भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, लगा लो या किसी भी संस्था के द्वारा, कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है और MSP खत्म हो जाएगा। पर जबकि इस कानून में MSP का कहीं जिक्र नहीं है। MSP की गारंटी भारत में ना पहले थी ना इस नए कानून में है। चलिए, तो ये सुना आपने कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर सिंघू बॉर्डर से महज 5-6 किलोमीटर की आसपास की ये दूरी होगी अटेना गांव में, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये कब से करा रहे हैं, खुद बता रहे हैं, और किस प्रकार से फायदेमंद है किसानों के लिए ये भी बता रहे हैं। किसान की सबसे बड़ी पहचान में से एक है ट्रैक्टर। एक ट्रैक्टर सिंघू बॉर्डर पर भी है, एक दूसरे ट्रैक्टर की सवारी हम लोग कर रहे हैं इस वक्त, और इसी ट्रैक्टर पे सवार किसानों से बात करते हैं। सर, आसपास के कितने एरिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है? यहाँ लगभग 3000 एकड़ में बेबी कॉर्न और 2000 एकड़ में स्वीट कॉर्न और करीब 500 एकड़ में टमाटर और लगभग 300 सेड मशरूम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। पहले तो वो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, अब जो आप लोग फसल जैसे बता रहे होंगे स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पहले तो ये नहीं करते होंगे वो लोग? नहीं, 1998 से यहाँ बेबी कॉर्न की खेती शुरू हुई थी और 2000 से लगभग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ शुरू हो गई थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो नियम है हमारे यहाँ, उसमें किसान बाध्य नहीं है। किसान को यदि मंडी में महंगा बिकता है किसान, तो किसान मंडी बेचते हैं, और यदि मंडी में नहीं बिकता है तो हम उनको मिनिमम गारंटी प्राइस हमने किसानों को दिया हुआ है 4 फसलों का, तो मिनिमम गारंटी प्राइस में हम उनसे माल खरीदते हैं। पहले की तुलना में अब जो फसल वो कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, क्या फर्क आया उनके फायदे के हिसाब से, किसानों के फायदे के हिसाब से? किसानों की आमदनी लगभग 2 से 3 गुना हो गई है पहले से। जो धान और गेहूं में जो किसान कमाते थे, उससे लगभग 3 गुना जो फसल है वो बेबी कॉर्न में, स्वीट कॉर्न में और मशरूम की खेती में कमा लेते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसी खेती ज़्यादा अच्छा है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, निवेश कर रहे हो, उनके मुताबिक फसल उपजाई जाए? तो फसल ऐसी उपजाई जाए जो कि कंपनी आके बताए, वो ज़्यादा फायदेमंद है? हाँ जी, वो ज़्यादा रहेगी। कैसे फायदेमंद है? क्या कहते हैं वो लोग क्या करने को?
यही है जी, अपनी वो कराओगे जी, उसके उस पर हमारी मर्जी रहेगी, दे होंगे ना दे होंगे। लेकिन जो लोग ट्रैक्टर लेकर सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं वो तो आपकी बात से सहमत नहीं हो, तो कह रहे हैं कि बहुत खराब कानून है। 80% किसान खेत में काम कर रहा है जी, बाकी 20% भी नहीं बनते हुए जो इधर उधर बैठे हैं। जो खेती कर रहे हैं, जो मौजूदा कानून है, आपको लगता है अच्छा कानून है? हाँ जी, सही है। मोदी गलत नहीं करेगा किसी के साथ। तो ये सुना आपने, ये वो किसान है जो कि अभी खेत में लगे हुए हैं, अपने काम में जुटे हुए हैं, और इस ट्रैक्टर की आवाज़ भी सुनी है कि कैसे वो बता रहे हैं कि जो मौजूदा कानून हैं किस प्रकार से उनके लिए फ़ायदेमंद हैं, और जाहिर तौर पर कृषि की जो मौजूदा स्थिति है अगर उसे बदलना है तो कृषि सुधार तो करना ही होगा, जिसकी वकालत ये कानून कर रहा है। मैं जी किसान हूँ, मेरा नाम सतपाल है। कहाँ के रहने वाले? अटेरना के रहने वाला हूँ जी। सर, ये आपसे 5-6 किलोमीटर की दूरी पे सिंघू बॉर्डर पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप जाते हैं क्या उधर? नहीं जी, हम तो नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? वो तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन कहता वो किसान है? किसान है ही नहीं वो। किसान के पास इतना टाइम है कि वो 45, 50, 60 दिन हो लिए उनको बैठे हुए। किसान के पास इतना टाइम है? हम अपने खेत में 3 टाइम आते हैं, हमें आध घंटे का टाइम नहीं है, हमें 50 दिन बैठने के लिए कहाँ से आएगा? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? ये किसान थोड़ी है, तो सारे पॉलिटिक्स बैठे हैं। कौन कहता है ये किसान है? किसान नहीं है जी। जो मोदी ने ये बिल लाए हैं बहुत अच्छा है हमारे लिए, इसमें हर चीज़ है। छोटा किसान है, अरे तब हजारों भी घे के हो, थारी पूर्ति ना हो रही तो जरूरी है कि चीज़ बोगे? थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ जो वो ना, कि भाई धान और गेहूँ है, धान गेहूँ है, दाल भी वो वैसे भी वो, हम भी तो खेती है कि सब्जी भी करते हैं, धान मुंजी भी लगाते हैं। कह देते हैं किसान है। इस एरिया पता कितना है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोग कोई परेशानी हो जाती, रोड जाम है, सारे परेशान हो रहे हैं। ये सारे देहात के रोड टूट चुके हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, भीड़े भीड़े रास्तों से आदमी निकलते हैं, कई गाड़ी पलटी हुई हैं। ये किसान है? ये तो आसपास के 10-5 गांव इकट्ठे हो गए, इन्हें बजाएंगे यहाँ से। किसान नहीं है ये। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं अटेरना गांव में, वहां पर एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट है। इस प्लांट के जनरल मैनेजर से बात करते हैं। सर, किस तरह से आप लोगों का प्लांट काम करता है? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट रहता है आप लोगों का? एक्चुअली क्या है कि हमारा ये अटेरना गांव है और इसमें एट अराउंड हम जो है मेन यहाँ की फसल है बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न। बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में के हिसाब से जो भी किसानों के साथ हम अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो सारी फसल हम खरीदते हैं। उससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। पहले जो था कि लोग सिर्फ मंडी में ही बेचने को आमादा थे, और आड़ती जो रेट देते थे, पैसे भी कम मिलते थे, उनको कोई भरोसा नहीं था। हम उनको सही टाइम पे फसल खरीदते हैं, क्योंकि उसी की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंडर हमने इंडस्ट्री लगाई है, और इस इंडस्ट्री में हम आसपास में करीब 2000 एकड़ में तो जो है हम स्वीट कॉर्न प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं, और करीब 2000 एकड़ में ही बेबी कॉर्न की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं। और जितनी भी फसल होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अलावा भी जो हमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, हम उसका भी मटेरियल परचेज करते हैं। कब से ये चल रहा है? कब से आप लोगों ने ये शुरू किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये फैक्ट्री हमने लगाई है 2018 में। दिस फैसिलिटी एस्टैब्लिश्ड इन 2018, और 2018 से ही हम किसानों के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कंसेप्ट तो इससे पहले मैं जिस भी कंपनी में था, टेम्पटेशन फूड थी, वहाँ पे भी हमने शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, स्वीट कॉर्न की हमने वहीं से शुरुआत की थी। इट वाज अराउंड 1995। तो और अब अच्छा हो गया कि किसान भी पढ़े लिखे हो गए हैं, उनको भी समझ है, और कनेक्टिविटी और सोशल मीडिया का इतना अच्छा फ़ायदा हुआ है कि किसान भी जो है जब अपनी फसल बेचता है मंडी में भी ट्राई करता है, फैक्ट्री में भी ट्राई करता है। और हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने के बावजूद भी अगर रेट ज़्यादा मंडी में मिल पा रहे हैं तो हम किसान को अलाउ करते हैं कि भाई आप जाके मंडी में बेच दीजिए। सोनीपत के किसान देश के बाकी किसानों को रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन भारत वैक्सीन के मामले में इस वक्त दुनिया भर को राह दिखा रहा है।
देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है और इसे देखकर कई देशों में भारत की वाहवाही हो रही है। श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान ने भारत के वैक्सीन अभियान की काफी तारीफ की, लेकिन अब आपको अलर्ट भी रहना होगा क्योंकि वैक्सीन का रोड मैप कई महीनों लंबा है। शुरुआत में कुछ लोगों को साइड इफेक्ट भी देखने में मिले, लेकिन अफवाहें ज्यादा हैं। इन सब बातों को लेकर ये साइंटिफिक रिपोर्ट जरूर देखिए। वैक्सीनेशन को लेकर आपका इरादा और मजबूत होगा। इंडिया का वैक्सीनेशन अभियान अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पहले 2 दिनों में ही रिकॉर्ड लोगों को टीका लगा दिया गया है। पहले दिन पूरे भारत में 2,07,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, जबकि दूसरा दिन रविवार यानी छुट्टी के दिन भी 6 राज्य में लोगों को टीके लगाए गए और 17,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। यानी पहले 2 दिनों में ही भारत में करीब 2.25 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि पहले दिन के हिसाब से भारत में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। जाहिर है कि आबादी के लिहाज से भारत इन देशों से कई गुना बड़ा देश है और आने वाले दिनों में भारत वैक्सीनेशन में लीडर बनने जा रहा है। शुरुआत में करीब 450 लोगों को वैक्सीन के बाद हल्की दिक्कत महसूस हुई, जबकि सिर्फ 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और वो भी बाद में डिस्चार्ज कर दिए गए। यानी भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत बहुत पॉजिटिव हुई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर आई थी कि एक वार्ड बॉय की वैक्सीनेशन के बाद मौत हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम में पता चला कि 46 साल के महिपाल सिंह की मौत हार्ट अटैक से हुई है। महिपाल सिंह को शनिवार को टीका लगाया गया था और रविवार को उनके सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी हुई थी। मुरादाबाद में वार्ड बॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जाहिर है कि वैक्सीनेशन के खिलाफ अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उस वैक्सीन पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए जिस पर नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी जांच परख के बाद मोहर लगाई है। अब पूरी दुनिया का वैक्सीनेशन स्टेटस जान लीजिए। कभी 51 देशों में वैक्सीन दिए जाने का काम चल रहा है और अब तक करीब 4 करोड़ 30 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। दुनिया की एवरेज निकाली जाए तो रोज करीब 25 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। अमेरिका में 14 दिसंबर 2020 से हुए वैक्सीनेशन में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को टीके लगा दिए गए हैं। इजराइल ने अपनी 25% आबादी को वैक्सीन दे दी है, यानी करीब 20 लाख लोग। इजराइल की आबादी 90 लाख से ज्यादा है, लेकिन वो अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दे चुका है। इजराइल में अब भी लॉकडाउन लगा हुआ है क्योंकि वहां कोरोना का संक्रमण हाल में बहुत तेजी से फैला है, लेकिन साथ में वैक्सीनेशन का काम बहुत ही तेज रफ्तार से चल रहा है। हम इजराइल में और वैक्सीन ला रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज ही हम 2 लाख और लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। ऐसा ही पूरे हफ्ते चलता रहेगा। हमें देश को दोबारा पूरी तरह खोलने के लिए ऐसा करना ही होगा ताकि फिर से जिंदगी सामान्य तौर पर चलने लगे। इसके साथ में हमें यह भी देखना होगा कि संक्रमण का अभी स्टेटस क्या है, क्या हमें और पाबंदियां लगानी चाहिए या नहीं। ये फैसला हम इसी हफ्ते ले लेंगे और फिर पूरे इजराइल को इसकी जानकारी दी जाएगी। ब्रिटेन की सरकार का दावा है कि हर मिनट 140 लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। लोग गाड़ी में आ रहे हैं और वहीं बैठे बैठे उन्हें इंजेक्शन लगाया जा रहा है। ये ग्रेट मैनचेस्टर की तस्वीरें हैं। स्टेडियम और कन्वेंशन सेंटर्स को वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है। ब्रिटेन में अब तक 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहां अभी 2 वैक्सीन दी जा रही हैं। एक है अमेरिकी फाइजर और दूसरी है ब्रिटेन की ही ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कोविशील्ड। ब्रिटेन में 250 अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। ब्रिटेन में 15 फरवरी तक 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है और अभी वहां बुजुर्गों को वैक्सीन दी जा रही है। देखिए, हमारे पास अभी 3 पॉइंट का रोड मैप है और हमें पूरी उम्मीद है कि 15 फरवरी तक हम 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है और इनमें से 88% लोग वो हैं जिनकी कोरोना की वजह से जान जा सकती है। हम चाहते हैं कि उन्हें पहली डोज मिल जाए। इसके बाद हम 1 करोड़ 70 लाख लोगों को वैक्सीन देंगे और फिर हम 90% ऐसे लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके होंगे जो हाई रिस्क जोन में आते हैं। हमारा टारगेट है कि हम सितंबर तक सभी वयस्क लोगों को पहली डोज दे दें। अगर हम ये काम पहले कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अभी तो यही रोड मैप है।
ब्रिटेन के सेलिसबरी में एक चर्च को वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है। ये पूरे ब्रिटेन में 250 अस्पतालों से अलग उन वैक्सीनेशन सेंटर्स में से एक है जहां लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। ब्रिटेन का अभी जोर अपनी बुजुर्ग आबादी को वैक्सीनेट करने पर है, जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है और जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है। मेरे ख्याल से मुझे पहले वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि नौजवान लोगों को पहले वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन जैसा कहा गया है, मैं कर रही हूँ, लेकिन नौजवानों को पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए। हमें मालूम है कि अगर हम रोज 20 लोगों को वैक्सीन देंगे तो हम कम से कम एक व्यक्ति की जान बचा लेंगे, और ऐसे ही हम जितनी रफ्तार से ज्यादा लोगों को टीके लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई जा सकेगी, और ये बहुत ही अच्छा होगा। ब्रिटेन में इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव है। लंदन से लेकर ब्रिटेन के हर छोटे बड़े शहर में आईसीयू में मरीज भरे पड़े हैं, और इनमें अब बड़ी तादाद जवान लोगों की भी है जिनकी कभी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं रही। ऐसे में वैक्सीनेशन में तेजी लाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस मुसीबत को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। ये बहुत ही सकारात्मक बात है ब्रिटेन के लिए कि जो वायरस का नया वेरिएंट है हम उसे भी देख रहे हैं, और अगर उसके संक्रमण की तादाद भी बढ़ेगी तो हम उसे भी पूरी तरह ट्रैक करके उस पर काबू पाएंगे। ब्रिटेन में अमेरिका की दूसरी वैक्सीन मॉडर्ना को भी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन वो अगले 1-2 महीने बाद ही ब्रिटेन में आ पाएगी। जिस फैक्ट्री में वैक्सीन बनाई जा रही है उनकी भी एक क्षमता है, और इस वक्त पूरी दुनिया को वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे में जहां वैक्सीन बन रही है वहां लगातार बदलाव की भी जरूरत होती है ताकि उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जाए और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बाहर आए। लेकिन जैसे कि कार में उत्पादन के दौरान आप उसकी मरम्मत नहीं कर सकते, आपको काम रोकना पड़ता है और मरम्मत के बाद ही आप दोबारा उसे ठीक कर सकते हैं, वैसे ही वैक्सीन के साथ है। अब चलते हैं स्पेन, जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज कर दी गई है। स्पेन जो एक वक्त कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर था, वहां अभी फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन दी जा रही है, और सबसे पहले बुजुर्गों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। 85 साल की लियो कार्डिया को अब दूसरी डोज दी गई है। उनको पहली डोज 27 दिसंबर को दी गई थी। बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट है। हमसे कहा गया है कि हमें वैक्सीन लेनी चाहिए और हम ये कर रहे हैं। मैं इसे लेकर बेहद खुश हूँ और सुरक्षित भी महसूस कर रही हूँ। जब वैक्सीनेशन का असर सामने आएगा तो हम देख पाएंगे कि कैसे ये महामारी जल्दी से खत्म होगी, क्योंकि ये बहुत गंभीर चीज है। स्पेन में अब तक करीब 8 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, और वहां अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन दी जानी शुरू की गई है। स्पेन की आबादी करीब 4 करोड़ 70 लाख है, और गर्मियों तक स्पेन ने अपनी 70% आबादी को टीका लगाने का टारगेट तय किया है। हम बहुत खुश हैं कि हम वैक्सीनेशन की शुरुआत में शामिल हुए हैं और ये ठीक से काम कर रही है। हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि जो आम आबादी है उसे भी वैक्सीन लगाई जाएगी। सिर्फ ओल्ड एज होम में ही नहीं बल्कि सामान्य जगह काम करने वालों को भी। हमें पूरी आबादी को वायरस के खिलाफ लड़ने लायक बनाना है। भारत में अभी वैक्सीनेशन शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, और अब वक्त के साथ भारत का वैक्सीनेशन अभियान पूरी दुनिया के आंकड़ों में जबरदस्त तेजी लाएगा। यही वजह है कि वैक्सीनेशन के मैनेजमेंट पर सभी देश ध्यान दे रहे हैं और सबकी नजरें भारत पर हैं। भारत में पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। दुनिया में कई देश तो ऐसे हैं जिनकी आबादी 3 करोड़ नहीं है। इसलिए सदी का सबसे बड़ा टीकाकरण कैसे होगा, इसका सबसे बड़ा सैंपल भारत होगा। अब दिखाते हैं चीन के हालात, जहां वैक्सीनेशन से ज्यादा नए संक्रमण पर फोकस हो चुका है। चीन में इस वक्त बहुत ज्यादा पैनिक मचा हुआ है। ये शिजियांजू आंग शहर है। यहाँ कोरोना वायरस को लेकर बड़े क्राइसिस की शुरुआत हो गई है। यहाँ कोरोना का संक्रमण बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा है। ऐसे में चीन ने क्वारंटाइन सेंटर तैयार किया है, जिसमें 4000 से ज्यादा कमरे हैं। 34 हेक्टेयर में फैले इस क्वारंटीन सेंटर को इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि शिजियांजू आंग के 6 इलाकों में 4 लाख लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। घर घर जाकर लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। सड़कों चौराहों पर लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, और इन लोगों में बड़े पैमाने में कोरोना के मरीज मिलने की आशंका है।
ब्रिटेन से निकले कोरोना के नए वर्जन को लेकर चीन परेशान है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के एक पब्लिकेशन में इसकी पुष्टि की गई है। नया वायरस चीन की एक महिला में मिला था जो ब्रिटेन से लौटी थी। क्योंकि वायरस का नया वेरिएंट पहले की तुलना में 70% ज्यादा तेजी से संक्रमित होता है, इसलिए चीन कोई चांस नहीं लेना चाहता। अभी चीन में जो कोरोना के नए केस आए हैं उनमें आधे विदेश से लौटे लोग हैं, जबकि बाकी संक्रमण चीन में ही हुआ है। शंघाई, गुआंगडोंग, तियाजिन, लाइनिंग, जियांगसू, फुजियान ये केस कई शहरों में दर्ज किए गए। यही वजह है कि चीन के एयरपोर्ट्स पर इस वक्त बहुत ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। नए केस और बहुत से शहरों में रिपोर्ट हो रहे हैं। उत्तर पूर्वी चीन के शेनयांग शहर की तस्वीरें देखिए। यहाँ वायरस को लेकर इतनी हड़बड़ाहट उस दौर में भी नहीं थी जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कयामत बन चुका था। यहाँ कोरोना पॉजिटिव के 6 केस आने के बाद लोगों पर शहर छोड़ने पर पाबंदी है। इसके लिए उन्हें कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट देना होगा। इसके मायने ये है कि चीन के कई शहरों में अब वायरस फिर से फैलने लगा है।